अरे बाप रे बाप! ये स्टॉक का ग्राफ देखिए दोस्तों, मतलब माथा खराब हो जाएगा। ये है गेम स्टॉप। गेम स्टॉप आपने सुना होगा, अभी काफ़ी चर्चा में है। इंटरनेट में चारों तरफ इसके बारे में बातचीत हो रही है कि गेम स्पॉट जो स्टॉक है वो कितना बढ़ गया है और कुछ लोग इसके अंदर में फंस गए हैं। कुछ लोग जो इस स्टॉक को शॉर्ट कर रखे थे वो इसके अंदर में फंस गए। दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड है। ऑल्दो इंडिया में इस तरह के कांड काफ़ी हुए हुए हैं पहले, बट मुझे लगा ये एपिसोड आपको समझाते हुए एक इम्पॉर्टेंट मार्केट का सब्जेक्ट भी आपको समझाया जाए। दोस्तों मेरा नाम है विवेक बजाज, मैं हूं मार्केट में पिछले 15 साल से और मुझे समझ में आता है मार्केट में चलता क्या है। दोस्तों गेम स्टॉप अपनी इंडिया की कंपनी नहीं है, ये यूएस की एक कंपनी है और यूएस मार्केट के अंदर में इस कंपनी को लेके कुछ कांड हो गया है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। दोस्तों गेम स्टॉप क्या करता है? गेम स्टॉप जैसे अपने नेबरहुड गेम पार्लर हुआ करते थे जो गेम बेचते थे, वही बिजनेस मॉडल में सालों साल से है जो आपको गेम्स बेचता है। यूएस के अंदर में देखिए दोस्तों, कंज्यूमर लेड इकोनॉमी है, तो वहां पर हर छोटी चीज एक्चुअली बहुत बड़ी हो जाती है। तो गेम्स बेचने का, ऑफलाइन गेम्स बेचने का ये बिजनेस मॉडल सालों साल से चल रहा है, लेकिन कुछ सालों से इनमें प्रॉब्लम नजर आ रही, बिकॉज डिजिटल बिजनेसेस के जो इवोल्यूशन हुए हैं, ऑनलाइन गेमिंग जो ग्रो किया है, उसके कारण इस कंपनी को प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। तो इसलिए आप इस स्टॉक का प्राइस को देखें तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था सालों साल से जितना एक नॉर्मल डिजिटल बिजनेस स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे थे। तो अचानक से इसके अंदर में क्या हो गया दोस्तों? जब मार्केट ने देखा कि ये एक स्टॉक अवेलेबल है जिसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं, मार्केट में कुछ प्लेयर्स हैं, उनको लगा कि इसमें कुछ फंडामेंटल चेंज हो रहा है जिसके कारण ये स्टॉक री रेट हो सकता है। ये कैसे पता लगा मार्केट में लोगों को? दोस्तों एक प्लेटफॉर्म है जिसको लोग बोलते हैं रेडिट। रेडिट REDDIT, बड़ा इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। वहां पे एक सोशल प्लेटफॉर्म है, वहां पर कुछ भी आइडियाज, व्यू, न्यूज लोग शेयर कर सकते हैं और उस व्यूज और आइडियाज पे लोग अपना कमेंट कर सकते हैं और उस आइडियाज पे और इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं। एक सोशल प्लेटफॉर्म है, बट जनरली सीरियस एक्टिविटीज के लिए इसको यूज किया जाता है, जैसे फेसबुक रिक्रिएशन के लिए यूज किया जाता है, इंस्टाग्राम फोटोज के लिए यूज किया जाता है। रेडिट एक सीरियस डिस्कशन के लिए ग्लोबली बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यूज किया जाता है। वहां पर एक कम्युनिटी है वॉल स्ट्रीट बेट्स बोल के, जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि वॉल स्ट्रीट मतलब यूएस का शेयर बाजार में बेटिंग करने के लिए वहां पे जबरदस्त चर्चा चलती रहती है। तो उस प्लेटफॉर्म पे किसी एक महानुभाव ने एक स्टॉक पे चर्चा चालू की और उस स्टॉक का नाम है गेम स्टॉप। और इस स्टॉक पे उसको लगा कि एक बड़ा चेंजेस हो रहा है जिसके कारण ये स्टॉक अपने आप में बहुत बड़ा स्टॉक वैल्यू के हिसाब से हो सकता है। एक बात बताता हूं कि क्या चेंजेस हुआ जिसके कारण उसको शायद लगा कि ये स्टॉक बड़ा हो सकता है। एक इंसान है रायन कोहेन बोल के, आप देख होंगे, मैं यहां पर स्क्रीन में शेयर कर रहा हूं। रायन कोहेन जो है वो सीईओ है एक एंटिटी की और उन्होंने इन्वेस्ट किया था इस कंपनी में 2020 में। 10% स्टेक उन्होंने डिस्क्लोज किया था सितंबर 20 में और दिसंबर 20 तक उनका स्टेक हो गया था 13%। इसका मतलब जब इस तरह का इंसान जो कि डिजिटल बिजनेस में ऑलरेडी बहुत बड़ा नाम है, जब वो इन्वेस्ट कर रहा है किसी ऑफलाइन कंपनी में, तो डेफिनेटली उस कंपनी में उसका एक डिजिटल इवोल्यूशन होने का पॉसिबिलिटीज आता है। और यही एक्चुअली ट्रिगर पॉइंट था कि वो जो एक इंसान है जिसने रेडिट के अंदर में अपना एक ओपिनियन दिया और उसके कारण ये स्टॉक के अंदर में लोगों में इंटरेस्ट आ गया। उसके अलावा दोस्तों लास्ट मंथ इस कंपनी ने 300% से ज्यादा डिजिटल बिजनेस में ग्रोथ दिखाया। तो सडनली ये कंपनी एक वैल्यू कंपनी नजर आने लग गई और बहुत लोग इस कंपनी को बाय करने लग गए। अभी तक तो बहुत ही नॉर्मल स्टोरी है। कई ऐसे स्टॉक है इंडिया में भी जिसमें सडनली कोई बायर आ जाता है और उसमें वैल्यू दिखने लग जाता है। फॉर एग्जांपल रुचि सोया है जिसके अंदर में पतंजलि ने इन्वेस्ट किया, और बहुत सारे स्टोरीज है जहां पर सडनली वैल्यू क्रिएशन दिखता रहा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आई जब कुछ हेज फंड्स का मतलब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, कुछ हेज फंड्स ने इस कंपनी को शॉर्ट करके रखा था।
शॉर्ट क्यों करके रखा था? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि ये बिजनेस डाइंग बिजनेस है, ऑफलाइन गेमिंग चल नहीं सकता है, तो क्यों ना इस स्टॉक को बेचा जाए ताकि नीचे के भाव पे हम ले सकते हैं। क्या आप इंडिया में शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं? इंडिया में आप इंट्राडे शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। आप ओवरनाइट, मतलब अगर आप कल पोजीशन लेके जाना चाहते हैं बेच के, तो आप सिर्फ डेरिवेटिव्स में फ्यूचर्स को यूज करके शॉर्ट कर सकते हैं। कैश मार्केट में शॉर्ट सेलिंग आप नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस आप किसी से बोरो करें वो शेयर। तो एक अलग सेगमेंट है एक्सचेंज के अंदर में जिसको बोलते हैं SLBM, जो कि बोरोइंग में फैसिलिटेट करता है, जो कि आज की रेट में इतना ज्यादा लिक्विड नहीं है। तो इंडिया में टेक्निकली कैश मार्केट में आप शॉर्ट सेल नहीं कर सकते हैं, लेकिन यूएस में वो अलाउड है। तो इसका मतलब कोई अगर यूएस में बेचने का पोजीशन बनाना चाहता है कैश मार्केट के अंदर में, तो शॉर्ट करके भी जा सकता है और महीनों तक उस शॉर्ट पोजीशन को कैरी कर सकता है। एक ही बात है जो फ्यूचर्स के अंदर में होता है, आप लॉन्ग भी कर सकते हैं, शॉर्ट्स भी कर सकते हैं। सिमिलरली कैश मार्केट में वहां पे, क्योंकि वहां का मैकेनिज्म इस तरह से बना हुआ है कि आप डिलीवरी बेस भी शॉर्ट कर सकते हैं इवन दो आपके पास में शेयर नहीं है। तो कुछ हेज फंड्स थे, जैसे एक उसमें से हेज फंड था मेलविन कैपिटल, जिसने शॉर्ट कर रखा था इस स्टॉक को, क्योंकि लॉजिकली उनको लग रहा था कि क्योंकि ऑफलाइन बिजनेस को बिलोंग करता है तो इस स्टॉक का कुछ नहीं होने वाला है। शायद उन्होंने ये जो इन्वेस्टर है जिसने इन्वेस्ट किया है इसका इन्वेस्टमेंट को नजरअंदाज कर दिया। अब ये जो शॉर्ट पोजीशन है, और यहां पर कुछ लोग हैं जिन्होंने वैल्यू देखा इस कंपनी में और लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप किया। कुछ लोग कौन है वो जिन्होंने बिल्डअप किया? दोस्तों, जो स्टोरी है, मेन कहानी है, वो ये है कि जो लॉन्ग बिल्डअप किए, जिन्होंने लिया, वो एक्चुअली कोई बड़े इंस्टीट्यूशंस नहीं है, वो एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो कि रॉबिनहुड एक ब्रोकर है यूएस का, उस ब्रोकर के थ्रू मार्केट के अंदर में ट्रेड करते हैं। दोस्तों, कहानी ये है कि ऑनलाइन इंफॉर्मेशन अब इतना अवेलेबल हो गया है, इतने प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं, इतने कम्युनिटी बन गई हैं कि कोई भी चाहे तो मार्केट के अंदर में एक इंफॉर्मेशन फ्लो डाल सकता है, और अगर वो जेन्युइन है तो उसके कारण स्टॉक भी मूव कर सकता है। तो जैसे रेडिट के अंदर में ये कम्युनिटी है वॉल स्ट्रीट बेट्स, जिसके अंदर में बहुत तरह के लोग हैं जो इन्वॉल्व है, बड़े बड़े लोग नहीं हैं, छोटे छोटे लोग हैं जिन्होंने रॉबिनहुड में अकाउंट खोल रखा है, उन्होंने स्टॉक प्राइस को इन्फ्लुएंस कर दिया। तो पूरी मुद्दा ये है कि एक तरफ बड़े बड़े लोग हेज फंड्स और एक तरफ छोटे छोटे कमजोर लोग सब मिल गए एक साथ, तो उन्होंने बड़े वालों को भी पानी पिला दिया। ये है सही मुद्दा। तो इन्वेस्टर्स, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स, रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स जिसको यूएस में बोलते हैं, ट्रेडर्स जिनको बोलते हैं, उन्होंने बड़े हेज फंड को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। कैसे? वो शेयर को लेते गए और ज्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट करते थे। देखिए, शेयर कैसे लिया जाता है, जब आप एक स्टॉक के बारे में एक्साइटमेंट क्रिएट करते रहेंगे तो पूरा कम्युनिटी फिर उस शेयर को लेने के लिए उतावला हो जाता है, और शेयर जब लेते गए, जो शॉर्ट थे उनका माल बिका हुआ था और प्राइस बढ़ता गया, माल बिका हुआ है, प्राइस बढ़ता गया, माल बिका हुआ है, प्राइस बढ़ता गया। एक पॉइंट पे आके शॉर्ट्स को सरेंडर करना ही पड़ता है, क्योंकि इतना लॉस हो जाता है कि उनको स्क्वायर अप करके माल खरीद के उनको ऑब्लिगेशन मीट करना ही पड़ता है। ये कोई इंडिया में नई बात नहीं है। आपको दोस्तों याद है मनु मानिक, आपने देखा होगा हर्षद मेहता का वो सीरीज, जिसके अंदर में मनु मानिक थे और उनको मंदोड़िया ही बोलते थे। तो उनका काम यही था कि वो बेचा करते थे और बेच के ही नीचे लेने में उनको संतुष्टि आती थी, उनका स्टाइल था। तो कई लोग मंदोड़िया होते हैं, कई लोग तेजड़िए होते हैं। तो ये केस के अंदर में जो फंड्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व थे, उनको शॉर्ट अपॉर्चुनिटी दिखी, मतलब मंदी खेलने की अपॉर्चुनिटी दिखी। बट जो रिटेल इन्वेस्टर्स का जो पावर है, जो कि रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स इनको कहते हैं, जो आज की रेट में बहुत बड़े हो गए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया और इंटरनेट ने इनको इतना बड़ा कर दिया है कि कोई भी कुछ गलत काम करेंगे तो ये आके उसको सजा जरूर देंगे। यही पूरा मुद्दा है जिसके कारण मार्केट के अंदर में हलचल मची हुई है। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, लास्ट 1-2 दिन के अंदर में एक परिवर्तन हुआ। रॉबिनहुड ने बोला कि मैं अब किसी को ये शेयर खरीदने नहीं दूंगा, अगर आप बेचना चाहे तो बेच दीजिए। उसके कारण आप देखिए, ये शेयर जो बुर्ज खलीफा जिसने बना दिया था पिछले 2 दिन के अंदर में, ये देखिए कहां ये शेयर ट्रेड कर रहा था $18 में, ये ऊपर में
500 $480 तक ये जाके फिर अभी नीचे आ गया है और ये करीबन अभी ट्रेड कर रहा है करीबन 190 $200 के आसपास पर ट्रेड कर रहा है। ये जो पूरा कांड हुआ जिसको लोग कह रहे हैं कि ये गलत हुआ, क्योंकि अगर रॉबिनहुड ट्रेडर्स ले रहे हैं क्योंकि उनको फंडामेंटली इसमें वैल्यू नजर आ रहा है। अब मार्केट है तो किसी को वैल्यू नजर आ सकता है, किसी को प्रॉब्लम नहीं नजर आएगा, बट अगर वैल्यू नजर आ रहा है क्योंकि इसमें बड़े हेज फंड्स फंस चुके हैं, आप क्यों बेचने हमको रोक रहे हैं, आप क्यों लेने हमको रोक रहे हैं, आप क्यों हमको लेने नहीं दे रहे हैं। तो ये एक मुद्दा अब यूएस के अंदर में बड़ा मुद्दा हो गया है और जिसके कारण मुझे लगता है कि थोड़ा इसमें डीप इन्वेस्टिगेशन होगा और कहीं ना कहीं वहां का रेगुलेटर एसईसी भी इस पूरे प्रोसेस के अंदर में इन्वॉल्व होगा। तो दोस्तों कहानी तो बड़ी सिंपल है और ये भारत देश के अंदर में ऐसे कई एपिसोड्स हुए हुए इस तरह के, जैसे धीरूभाई अंबानी को भी एक बार शॉर्ट्स ने फंसाया गया था। हमारे कलकत्ते का ही ग्रुप था जो रिलायंस को शॉर्ट कर रहे थे अर्ली 80s में, और कैसे धीरूभाई अंबानी उन शॉर्ट्स को उल्टा फंसा के उस पूरा प्रोसेस से निकल पाए। मार्केट में तेजड़िए और मंदड़ियों की लड़ाई कोई नई लड़ाई नहीं है, ये चलती आई है। लेकिन अब जो कहानी बन गई है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल ट्रेडर्स हैं, क्योंकि उनको इतना पावर मिल गया इंटरनेट के कारण कि वो भी अब टक्कर की लड़ाई बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को देने के लिए सामने आ गए हैं। और यही एक परिवर्तन है नया मार्केट के अंदर में जो सबको रियलाइज हो रहा है कि ये कितना बड़ा परिवर्तन आ गया है। दूसरा पॉइंट, क्या इंडियन मार्केट में ये होगा कभी? मैं कहूंगा कि इंडियन मार्केट के अंदर में रेगुलेटर बहुत अलग तरीके से चीजों को देखता है। वो ओवर लिवरेज नहीं करने देता। आपने देखा होगा अभी रिसेंटली रेगुलेटर ने काफी रेगुलेशंस डाले हैं जिसमें लिवरेजिंग को कम किया है। एक जो इसके अंदर में मुद्दा था जो मैं बताना भूल गया, वो है कि जो शॉर्ट पोजीशन किया गया था, मतलब जितना शेयर बेचा गया था, वो एक्चुअली कंपनी का जो इक्विटी है उससे बहुत ज्यादा शेयर्स बेचा गया था। देखिए यूएस में ये पॉसिबल है कि अगर कंपनी की सपोज 100 करोड़ की इक्विटी है तो आप 120-130 करोड़ के भी शेयर्स बेच सकते हैं, क्योंकि वहां पर वैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आप कितना पोजीशन ही ले सकते हैं अपने कंपनी के स्टॉक के आधार पे। लेकिन इंडिया में ओपन इंटरेस्ट या कोई भी पोजीशन पे एक लिमिट है कि इतना प्रतिशत ऑफ शेयर कैपिटल तक ही आप मार्केट में पोजीशन बना सकते हैं। मुझे लगता है इंडियन रेगुलेशन और इंडियन सिस्टम बहुत सुपीरियर है और कहीं ना कहीं हमारा रेगुलेटर बहुत प्रोएक्टिव है और कोशिश करता है कि इस तरह के सिस्टमैटिक रिस्क को कंट्रोल कर पाए और आउट ऑफ प्रोपोर्शन नहीं जाए, यही उसका टारगेट रहता है। तो मुझे लगता है इंडिया ये सब मामले में वेल रेगुलेटेड है, चाहे वो सेबी है चाहे आरबीआई है, तो ये सब प्रॉब्लम्स बड़े रूप में होने की संभावना कम है। लेकिन क्या छोटे रूप में होंगी? होती ही हैं। इंडिया में भी पेनी स्टॉक्स हैं जिनको मैनिपुलेट किया जाता है, उनका भी एक प्रोसेस है, एक चाल चलन है। मे बी मैं कोई और वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो प्रोसेस कैसे होता है। बट आशा करता हूं ये जो पूरा फ्लो है ये आप समझ गए होंगे कि कैसे शॉर्ट सेलिंग हुआ, कैसे क्या प्रॉब्लम हुई और आने वाले दिनों में इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है, वो भी मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और ये पूरा कांड जो हुआ है मार्केट में, ये लोगों के साथ में मैंने जो सिंपल लैंग्वेज में बताया है इसको शेयर करने का एक तकलीफ उठाएंगे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मेरे वीडियो के साथ में जुड़े रहिए। बाय बाय।